तो देखो निखिल, डाइस वाले में अभी पूरा बताने में तो बहुत टाइम लगेगा, बट इन शॉर्ट मैं आपको 2-3 चीजें बता सकता हूँ कि जब आप एक डाइस को रोल करते हो, जब आप एक डाइस को रोल करते हो तो आपको 6 आउटकम्स आते हैं, और वो 1 से लेके 6 तक का कोई भी नंबर हो सकता है। जब हम 2 डाइसेस को एक साथ साइमल्टेनियसली रोल कर रहे हैं तो हमको 6 टू द पावर 2 आउटकम्स मिलेंगे। जब हम 3 डाइसेस को एक साथ रोल करेंगे तो हमको 6 टू द पावर 3 आउटकम्स मिलेंगे। इसी तरीके से अगर हम n डाइसेस को एक साथ रोल करेंगे तो हमको 6 टू द पावर n आउटकम्स मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा दूसरी चीज जो हमें ये देखनी थी वो ये कि जब 2 डाइसेस वाले क्वेश्चन होते हैं ना तो वहां पे ऑर्डर्ड पेयर चलता है। ये हो गया हमारा ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, अब जैसे इस ऑर्डर्ड पेयर में 2,1 लिखा हुआ है, तो इससे आपको ये समझ में आना चाहिए कि 2,1 का मतलब हुआ पहले डाइस पे 2 आया और दूसरे डाइस पे 1 आया। सिमिलरली अगर कहीं पे 3,5 दिख रहा है, इससे ये पता चलेगा कि पहले डाइस पे 3 आया और दूसरे डाइस पे 5 आया। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास कितने ऑर्डर पेयर्स बनते हैं? इस तरीके से हमारे पास टोटल 36 ऑर्डर पेयर्स बनते हैं। ठीक है, और वही 36 ऑर्डर पेयर्स में से कुछ इवेंट आपको दिया जाता है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है 6 टू द पावर 2 36 आउटकम्स। ठीक है, पूजा का कहना है क्वेश्चन नंबर 20। गुड इवनिंग पीयूष। 20 वैसे स्टार मार्क लगा हुआ है, not from examination point of view, but doesn't matter, we can try to solve it, right? चलो देखो क्या लॉजिक है, क्या बोल रहे हैं 20 में। सपोज यू ड्रॉप क्या ड्रॉप कर रहे हो दिख नहीं रहा है, रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन। तो आप कोई चीज गिरा रहे हो, कहां पे गिरा रहे हो? रेक्टेंगुलर रीजन में गिरा रहे हो, तो इतना श्योर हो कि जो भी गिरेगा वो इस रेक्टेंगल के अंदर ही गिरेगा, वो इस रेक्टेंगल के अंदर ही गिरेगा, राइट? सो नाउ हमें पूछा गया है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो सर्कल के अंदर गिरे जिसका डायमीटर है 1। तो यहाँ पे डायमीटर मतलब यहां से लेके यहां तक, अगर यहाँ पे सेंटर है तो दिस वैल्यू इज 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ आपका अप्रोच क्या होगा? सोचो, गिरने का मतलब क्या है? सर्कल के अंदर गिरने का मतलब एनीवेयर ऑन द सर्कल ना। यहाँ पे हमारे लिए फेवरेबल क्या होगा कि हमारा जो सामान हम गिरा रहे हैं वो सर्कल पे कहीं भी गिर जाए। टोटल पॉसिबिलिटी क्या होगा? टोटल पॉसिबिलिटी हो जाएगा एनीवेयर ऑन द रेक्टेंगल, एनीवेयर ऑन द रेक्टेंगल। ठीक है, अब सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई इंटू आर का वैल्यू यहाँ पे हाफ है, तो पाई आर स्क्वायर, और नीचे आएगा रेक्टेंगल का एरिया। रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2। सो पाई, बस उसके बाद ये कैलकुलेशन है, ये 1/4 हो जाएगा, तो ये इधर आ गया, साथ ही साथ नीचे 3 इंटू 2 भी है। एक 2 कैंसिल हो जाएगा, this will give you 1.57, so the answer will be 1.57 upon 12, 1.57 upon 12। ठीक है, इज इट क्लियर? आशीष, पूजा, सिंपल सा था, सर्कल के ऊपर कहीं भी गिर सकता था, तो एरिया कंसीडर करना था। यही चीज यहाँ पे थोड़ी सी सोचने वाली थी। ओके सर, अगर पाई का वैल्यू 22.7 रखेंगे, 22/7 रखेंगे तो भी सेम ही आंसर आएगा। देखो क्या होता है ना, ये वाली चीज तो मतलब पाई जो होता है दिस इज एन इररेशनल वैल्यू, राइट? अब इररेशनल नंबर का मतलब क्या होता है कि वो
नॉन टर्मिनेटिंग मतलब उसका डेसिमल ना ही रुकता है मतलब ना ही खत्म होता है, एंड नॉन रिपीटिंग, ना ही उसमें कुछ पैटर्न है रिपीट होने वाला। ठीक है, अब अगर हम बात करें 22/7 का, या फिर हम बात करें 3.14 का, तो 22/7 भी एक रैशनल नंबर है एंड 3.14 भी एक रैशनल नंबर है। ठीक है, ये भी एक रैशनल नंबर है। अब क्या कोई इरेशनल नंबर एक रैशनल के साथ बराबर हो सकता है? ऑब्वियसली नॉट, बट पाई is approximately equal to 3.14 and is approximately equal to 22/7। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पाई का एग्जैक्ट वैल्यू 3.14 होता है या पाई का एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 होता है, लेकिन हाँ, आप इन दोनों को अप्रोक्सीमेटली इक्वल कह सकते हो। तो किसी क्वेश्चन के दौरान अगर नहीं मेंशन किया है कि 22/7 यूज करना चाहिए या 3.14 यूज करना चाहिए, तो उस केस में आप जिसके साथ ज्यादा कंफर्टेबल हो या जिससे हमारा कैलकुलेशन ज्यादा आसान हो, आप वो यूज कर सकते हो। पूजा का क्वेश्चन है कि सर अगर पाई का कोई वैल्यू ही ना रखे, पाई ही रहने दो, तो पूजा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मान लो आप चाहते तो इसका आंसर लिख सकते थे सिंपली एरिया हो गया आपका पाई इंटू 1/2 का होल स्क्वायर अपॉन 3 इंटू 2। ठीक है, तो 1/2 नीचे 1/4 हो जाएगा, तो 6 इंटू 4 हो गया 24। तो आप इधर भी छोड़ सकते थे या फिर ये सारा यूज करके भी कर सकते थे, विल नॉट मैटर एट ऑल। ठीक है, इज इट क्लियर? आयुषी को डाइसेस वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आयुषी देखो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। अच्छा चलो एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ वैसे डाइसेस वाले में, ओलंपियाड की क्लासेस में बताता हूँ मैं जनरली, बट चलो अभी यहाँ पे देखते हैं। जो ट्रिक बता रहा हूँ ना वो मेनली सम के लिए चलेगा। ठीक है, सम के लिए when two dices are rolled simultaneously, जब दो डाइसेस को हम एक साथ रोल करते हैं, ठीक है, तो दो केसेस, दो कॉलम्स बनाएंगे, एक कॉलम बनाएंगे सम का और एक कॉलम बनाएंगे नंबर ऑफ आउटकम्स का। ठीक है, चलो अब बताओ गाइस, सम 1 कब होता है? क्या 1 पॉसिबल है? अगर आप दो डाइसेस को रोल कर रहे हो तो क्या सम का वैल्यू 1 पॉसिबल है? नो सर, नहीं पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल है? सर क्योंकि दोनों डाइस में अगर 1 1 होता है, मतलब लोएस्ट 1 होता है, तो दोनों को अगर सम करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो लोएस्ट वैल्यू क्या होगी? लोएस्ट वैल्यू होती है 1, तो नो आउटकम। ठीक है, 2 की बात करें तो 2 में क्या होता है? ऐसे कितने तरीके से हम सम 2 लेकर आ सकते हैं एवरीवन? कितने तरीके से हम 2 ला सकते हैं बताओ चैट में? सिर्फ एक तरीका, राइट? और वो एक तरीका कौन सा है? वो एक तरीका है 1,1, मतलब पहला नंबर पे भी, पहला डाइस पे भी 1 आया और दूसरे डाइस पे भी 1 आया, तो उस केस में 1 + 1 2 हो गया। ठीक है, देखना एक सिंपल सा पैटर्न है इधर। सम अगर 3 चाहते हैं, सम अगर 3 चाहते हैं तो क्या क्या होगा आपको केसेस? अगर हम पहले पे 1 रखते हैं तो अगले वाले पे क्या होना पड़ेगा? 2, या फिर पहले पे 2 रखते हैं, अगले वाले पे होगा 1। 3 के साथ तो कुछ बनेगा ही नहीं, क्योंकि अगर पहला पे 3 रखेंगे तो अगले वाले पे 0, जो कि नहीं हो सकता। तो हाउ मेनी वेज टू गेट अ सम ऑफ 3? देयर आर 2 वेज। ठीक है, देयर आर 2 वेज। नेक्स्ट 4 की बात करते हैं।
4 आने के कितने तरीके हैं? तो आप देखोगे 1,3 हो सकता है, पहले पे 1 होगा तो दूसरे पे 3, या फिर पहले पे 2 होगा तो अगले पे भी 2, या फिर पहले पे 3 होगा तो दूसरे पे 1, या फिर कुछ नहीं होगा, आगे नहीं होने वाला, क्योंकि पहले पे 4 रखेंगे तो अगले पे 0 आना पड़ेगा। ठीक है, तो नाउ कितने हो गए केसेस गाइस? केसेस हो गए 3। कुछ पैटर्न दिख रहा है? यस सर। क्या पैटर्न दिख रहा है? दो का सर सम होल एक नंबर होगा। का पैटर्न दिख रहा है। मतलब हमेशा क्या दिख रहा है कि जितना सम चाहिए उससे एक कम नंबर ऑफ वेज दिख रहे हैं हमको। जब सम 1 चाहिए था तो 0 आउटकम्स, जब सम 2 चाहिए था तो 1 आउटकम, अब सम 3 चाहिए था तो 2 वेज, सम 4 चाहिए था तो 3। इस तरीके से जब सम हम 5 चाहते हैं तो आप देखोगे कि देयर आर 4 वेज, अपना देखते रहना 4 वे क्या है। जब सम 6 चाहिए तो हमारे पास आता है 5 वेज, जब सम 7 चाहिए तो हमारे पास आते हैं 6 वेज। लेकिन यहीं पे बात, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज यहां से फिर पलटना शुरू हो जाता है। पलट यहाँ पे कैसे हुआ? 6 तरीके कैसे? अगर पहले पे 1 है तो दूसरे पे 6, अगर पहले पे 2 है तो दूसरे पे 5, अगर पहले पे 3 है तो दूसरे पे 4, अगर पहले पे 4 है तो दूसरे पे 3, अगर पहले पे 5 है तो दूसरे पे 2, और अगर पहले पे 6 है तो दूसरे पे 1। तो ये 6 तरीके, ठीक है। और इसी के बाद ये पलटना शुरू हो जाता है। मतलब अब क्या होगा? सम अगर 8 होगा तो नंबर ऑफ केसेस विल बी 5, सम अगर 9 होगा तो नंबर ऑफ केसेस विल बी 4, सम अगर 10 होगा तो नंबर ऑफ केसेस विल बी 3, सम अगर 11 होगा तो नंबर ऑफ केसेस विल बी 2, सम अगर 12 होगा तो नंबर ऑफ केसेस विल बी 1, और इसके आगे कोई भी सम पूछा जाएगा तो वो होगा 0। ठीक है, उसके आगे कुछ भी पूछा जाएगा तो वो होगा लड्डू। तो 12 कब होगा? जब दोनों पे 6 है। 11 कब होगा? जब पहले पे 5 होगा तो दूसरे पे 6, या फिर पहले पे 6 तो दूसरे पे 5। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। मान लो कोई कह रहा है कि सर पहले पे 4 तो दूसरे पे 7 होना पड़ेगा, और डाइस में 7 नहीं होता। ठीक है ना? तो सिंपल सा पैटर्न देखो, बड़ा हेल्प कर जाएगा ये। कहां से पलट गया? 7 से पलट गया, मतलब सम 7, नंबर ऑफ केसेस 6। ठीक है, दिख रहा है क्या ये? इज दिस क्लियर गाइस? एवरीवन? यस सर। यस सर। श्रुति ये डिक्रीज हो रहा है, लेकिन एक पॉइंट के बाद देखो, पहले 1 से लेके 6 तक का आउटकम्स आया, फिर 6 से कम हुआ, और इन पूरे को ऐड करोगे ना, आप इस पूरे को ऐड करो। मतलब किसको ऐड करने के लिए कह रहा हूं? ये देखो, ऐड करो। 1 + 2 + 3 + 4 10 हो जाता है। 10 + 5 15, 15 + 6 21, 21 + 6 26, 26 + 4 30, 30 + 3 33, 33 + 2 35, + 1 36। तो टोटल कितने हो गए? टोटल 36 आउटकम्स हो गए। और ऐसे भी जब हम 2 डाइसेस को रोल करते हैं तो हमको कितने आउटकम्स मिलते हैं? 36 आउटकम्स ही मिलते हैं ना। ठीक है ना? तो देखो अब इसका हेल्प कैसे हो सकता था, कैसे यूज कर सकते थे आप। अगर मैं आपको पूछूं क्वेश्चन, when 2 dices are rolled simultaneously, find the probability
when sum of the two numbers is equal to 8. Second question, sum of the two numbers is greater than sum of the two numbers is greater than 4. ठीक है, चलो फटाफट इसे सॉल्व करो। पिछला जो पैटर्न बनाया था उसी के ऊपर बेस्ड है। आशीष का आंसर भी आ गया है, वेरी गुड आशीष। क्या पूछा है? दोनों नंबर्स का सम 8 होना चाहिए, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है दोनों नंबर्स का सम 4 से ज्यादा होना चाहिए। सेकेंड वाला गलत किया आशीष। अंश प्रोबेबिलिटी बताओ। वेरी गुड युविका, आप भी नंबर ऑफ केसेस बता रहे हो, प्रोबेबिलिटी। अज्ञा वेरी गुड, फर्स्ट स्टूडेंट जिसने दोनों सही आंसर किया। आयुषी गलत, विश्वास सही। बाकी लोग पार्टिसिपेट करो, हरी अप। सर नहीं समझ आ रहा है। कोई नहीं, बाकी लोग पार्टिसिपेट कीजिए, मैं डिस्कस करूंगा अभी थोड़ी देर में। शुभम सिंह आंसर सही है। श्रुति क्वेश्चन बस इतना है ना कि दो डाइसेस को जब आप रोल कर रहे हो तो दो डाइसेस को अगर अपन रोल कर रहे हैं तो पहले डाइस के ऊपर का नंबर और दूसरे डाइस के ऊपर का नंबर, ये टोटल होना चाहिए 8। ठीक है, ये टोटल होना चाहिए 8। पिछला वाला मैंने क्या बताया था, याद है? ये क्या बताया मैंने? ये मैंने बताया है कि अगर हम दो डाइसेस को एक साथ रोल करते हैं तो एक आने के कितने नंबर ऑफ केसेस है, दो आने के कितने नंबर ऑफ केसेस है, तीन आने के कितने नंबर ऑफ केसेस है। तो इसी टेबल को यूज करके ना आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है श्रुति कि दोनों नंबर्स का जो सम है ये सम होना चाहिए ग्रेटर देन 4। ठीक है, ग्रेटर देन 4। ठीक है, अभी ट्राई करना श्रुति, हो जाना चाहिए। पिछले वाले टेबल को थोड़ा फॉलो करना। विशाल वैभव सही है आपके दोनों आंसर्स। पूजा पहला वाला आंसर गलत है। अंशु गलत है। अंश सही है अभी। आयुषी गलत। प्रियंका गलत। गाइस सम ऑफ, अगर मैं पहला क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ठीक है, सम ऑफ द टू नंबर्स इज इक्वल टू 8। आप अगर इस टेबल को याद रखते हो कि सबसे ज्यादा कहां पे आता है, जब सम हमको 7 चाहिए, उस केस में 6 केसेस होते हैं और 8 जो है वो 7 के बाद आता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ केसेस कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ केसेस देखो लिखा ही हुआ है, ग्रीन कलर का लाइन भी लगा हुआ है, 5। तो यहाँ पे देयर आर 5 वेज ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 8। तो उस हिसाब से प्रोबेबिलिटी क्या हो जाना चाहिए? उस हिसाब से इसका प्रोबेबिलिटी हो जाना चाहिए, उस हिसाब से इसका प्रोबेबिलिटी हो जाना चाहिए 5/36। ठीक है, 5/36। 36 नंबर ऑफ आउटकम्स, 5 तरीके से हम 8 ला सकते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर श्रुति? पहला वाला क्वेश्चन। यस सर। अब सेकेंड वाला देखो, हमको सम कितना चाहिए? ग्रेटर देन 4 चाहिए। पिछले टेबल को देखोगे तो हम देख सकते हैं कि सम
ग्रेटर देन 4 चाहिए, मतलब 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है। तो इस तरीके से इन सबको जोड़ सकते हो आप, या फिर दूसरा तरीका होगा कि आप इधर क्या करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ग्रेटर देन 4 इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सम नॉट ग्रेटर देन 4। आपको ये तो पता है ना कि एक इवेंट के होने का और ना होने का प्रोबेबिलिटी का एडिशन करेंगे तो वो कितना आता है, 1 आता है। तो हमको चाहिए कि 4 से बड़ा होना चाहिए एडिशन। तो हम अब आपको ये डिसाइड करना है कि 4 से बड़ा, जैसे अगर आप पिछले स्लाइड पे चले, देखो 4 से बड़े तो बहुत सारे केसेस है ना, 5 हो सकता था, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इसके कंपैरिजन में ज्यादा आसान क्या है, पीछे जाना। तो इसीलिए यहाँ पे हम किसका किसका केसेस देखेंगे, प्रोबेबिलिटी दैट सम इज नॉट ग्रेटर देन 4। नॉट ग्रेटर देन 4 का मतलब क्या है, सम कैन बी 4, 3, 2, 1। सम कैन बी 4, 3, 2, 1। अब आपको पता है कि नीचे तो 36 आएगा, 4 आने के कितने केसेस है, एक कम, 3 केसेस है। 3 आने के कितने केसेस है, एक कम, 2 केसेस है। 2 आने के कितने केसेस है, एक कम, 1 केस है। और क्या एक आ सकता है, एक नहीं आ सकता। तो उस हिसाब से क्या बन गया, 1 माइनस ऊपर हो गया 6, 6/36, 6/36, 1/6 हो गया। तो 1 माइनस 1/6 बिकम्स 5/6। बोलो आया समझ में? सर सेकंड वाला फॉर्मूला नहीं समझ आया सर। सेकंड वाला फॉर्मूला क्या होता है कि एक मिनट स्क्रीन शेयर कर लें। देखिए ये वाला पार्ट ये कहता है ई कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या चीज है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब है, ठीक है, एक तरीके से नॉट हैपनिंग या फिर अपोजिट, अपोजिट, ठीक है। जैसे कि आप टॉस कर रहे हो, आप एक कॉइन टॉस कर रहे हो, तो एक इवेंट लेते हैं टेल का, एक इवेंट लेते हैं टेल आने का। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट, यहां पे कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, टेल ना आना, ठीक है, टेल नॉट कमिंग, टेल नॉट कमिंग। अब यहाँ पे टेल अगर नहीं आएगा तो क्या आएगा, हेड्स आएगा, ठीक है। सिमिलरली एक सिंपल सी चीज होती है कि किसी भी इवेंट का होने का प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट का होने का प्रोबेबिलिटी प्लस उस इवेंट का ना होने का प्रोबेबिलिटी, जिसको ई बार से रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाला सम होता है 1। किसी भी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उस इवेंट की ना होने की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों का सम होता है 1, ठीक है। तो इसी को यूज करते हुए मैंने क्या किया, मैंने सॉल्व किया है ये क्वेश्चन। कैसे सॉल्व किया, यहां पे दिया था फाइंड द प्रोबेबिलिटी जहां पे सम दोनों फेसेस का जो सम है वो 4 से ज्यादा आ रहा है। तो मैंने बोला भाई कि 4 से ज्यादा तो केसेस बहुत हो गए गिनने में, तो इसकी जगह पे हम देख रहे हैं कि 4 नहीं आने के कितने केसेस हैं। हमको चाहिए 4 से बड़ा, तो हम देखते हैं 4 से बड़ा नहीं होने के कितने केसेस हैं। अब 4 से बड़ा नहीं होने का मतलब क्या है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है। तो मैंने फिर अपना ये टेबल को देखा और मैंने देखा कि 4 आने के कितने तरीके भाई साहब, तो देखा 3 तरीके हैं। 3 आने के कितने तरीके हैं, तो 2 तरीके हैं। 2 आने के कितने तरीके हैं, तो 1 तरीके हैं।
तो मैंने इसी को गिना कि भाई 4 से ज्यादा नहीं आने के 6 अलग अलग आउटकम्स दिख रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे 1 माइनस 6/36 किया गया। ठीक है, इज इट ओके नाउ? इज इट ओके? अच्छा चलो एक काम करते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं एक बार। 5/36 है ना? हम कह रहे हैं कि हमको क्या चाहिए, हमको सम ग्रेटर देन 4 चाहिए। ग्रेटर देन 4 का मतलब क्या है, 5 चलेगा ना? तो 5 के कितने केसेस है, देखो 5 के केसेस है 4, यहां लिख लेते हैं 5 के केसेस है 4। 6 आने के कितने केसेस है 5। 7 आने के कितने केसेस है 6। 8 आने के कितने केसेस है 5। 9 आने के कितने केसेस है 4। 10 आने के कितने केसेस है 3, फिर 2 + 1। हम कह रहे हैं कि सम ग्रेटर देन 4 होना चाहिए ना। ग्रेटर देन 4 मतलब 5 हो सकता था, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब इनको ऐड करो एक बार, तो 4 + 5 9, 9 + 6 15, 15 + 5 20, 24, 27, 29, 30। तो कितना आया प्रोबेबिलिटी 30/36। 6 से कैंसिल हो जाएगा तो क्या आया 5/6। ये आया 5/6। और यहाँ पे भी हमारा आंसर कितना आ रहा था, ये आ रहा था 5/6। तो अब बताओ वो कैलकुलेट करना ज्यादा इजी था कि ये कैलकुलेट करना ज्यादा इजी था? ये वाला ज्यादा इजी था, क्योंकि यहाँ पे हमको कम सिनेरियो काउंट करना पड़ रहा था। तो ये इसीलिए हो पाया क्योंकि अब मैंने कॉम्प्लीमेंट का यहाँ पे कॉन्सेप्ट को यूज कर लिया। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट के कॉन्सेप्ट को यूज कर लिया तो मेरा ये आसानी से हो गया। बोलो समझ में आया कि कहीं पे दिक्कत हो रही है? श्रुति इज इट क्लियर? यस सर। बाकी युविका आया समझ में? ठीक है, बताओ और किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है क्या? एग्जांपल्स वगैरह देख लिए थे आपने? कोई एग्जांपल में प्रॉब्लम या कहीं और प्रॉब्लम बताओ। किसी भी क्वेश्चन में अगर दिक्कत हुई है तो हम डिस्कस करेंगे अभी उसे। Question number 12. Okay. Question number 12 है a game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers. तो ये जो साइड में दिख रहा है ना चक्री एक तरीके का, तो ये चक्री है और बीच में एरो लगी हुई है। तो ये चक्री जब रुकेगी तो एरो जिस पे पॉइंट करेगा वो वाला सिनेरियो के बारे में बात हो रहा है। तो क्लियरली दिख रहा है कि सारे नंबर्स के आने के बराबर चांसेस हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8। इसके बाद करते हैं श्रुति कार्ड वाला डिस्कशन। ठीक है, तो अब क्या कहते हैं 8 आने के कितने तरीके हैं? 8 आने का तो एक ही तरीका है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस है 1, नंबर ऑफ टोटल केसेस क्या है, इन 8 नंबर्स में से कुछ भी आ सकता था, तो इसीलिए 1/8, इसीलिए 1/8। ठीक है, नेक्स्ट एन ऑड नंबर। देखो हर जगह डिनोमिनेटर में 8 ही आएगा, हर जगह डिनोमिनेटर में 8 ही आएगा। तो इवन सेकंड वाले की बात करेंगे तो डिनोमिनेटर में तो मैंने 8 लिख देना है। अब ऑड नंबर, तो ऑड नंबर क्या है 1, 3, 5, 7, 4 तरीके से ऑड नंबर आ सकता है। तो 4/8 हो गया 1/2। ठीक है,
फिर a number greater than 2, again डिनोमिनेटर में 8, बिकॉज इन 8 में से कोई भी आ सकता था. टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस इज 8. 2 से बड़ा नंबर चाहिए, तो 2 से बड़ा 3 4 5 6 7 8 6 अलग अलग केसेस है, तो 6/8 हो गया ये 3/4. फिर आया अ नंबर लेस देन 9, सारे के सारे नंबर लेस देन 9 है, तो फेवरेबल केसेस हो गया 8, टोटल केसेस भी है 8, तो 8/8 कितना हो गया 1. और ऑब्वियस सी बात है ना यार, आप इसको चक्री को घुमाओगे तो यहाँ पे कोई भी नंबर जो आएगा वो 9 से छोटा ही रहेगा ना, तो इट्स अ श्योर इवेंट, इट्स अ सर्टेन इवेंट, तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी आई है 1. ठीक है अंशु, इज इट क्लियर? यस सर. ओके चलो, श्रुति चाहती है कि थोड़ा सा कार्ड्स वाला क्वेश्चन डिस्कस करें. क्वेश्चन नंबर 15 उससे पहले. अच्छा ठीक है, 15 भी कहीं ना कहीं कार्ड्स के ऊपर ही बेस्ड है, राइट? तो लेट्स हैव अ स्मॉल एंड क्विक रिवीजन ऑफ कार्ड्स वाला कॉन्सेप्ट. मैंने बताया है कि एक पैक ऑफ कार्ड्स में कितने होते हैं. अब पैक ऑफ कार्ड्स में हमको 52 कार्ड्स मिलते हैं, जिस 52 में से रेड कलर के होते हैं 26 कार्ड एंड ब्लैक कलर के होते हैं 26 कार्ड. ठीक है, अब उसमें भी 26 को भी फर्दर 13 में डिवाइड किया जाता है. 13 कार्ड होते हैं हर्ट्स के और 13 कार्ड होते हैं डायमंड्स के. यहाँ पे 13 कार्ड्स होते हैं आपके क्लब्स के और 13 कार्ड्स होते हैं फिर स्पेड्स के. ठीक है ना? अब ये जो हुआ हर्ट, डायमंड्स, क्लब्स एंड स्पेड्स, इन चारों को हम बोलते हैं सूट्स. इन चारों को आप क्या बोलते हो? सूट बोलते हो. ठीक है, तो यहां हम ये कह सकते हैं ईच सूट हैज हाउ मेनी कार्ड्स? इट हैज 13 कार्ड्स. हर सूट में हमको 13 कार्ड्स देखने को मिलते हैं. अच्छा, इसके बाद हर सूट के अंदर क्या देखोगे? तो 13 कार्ड्स में जिससे क्या होता है? वी हैव 1 किंग, 1 क्वीन, 1 जैक एंड 1 एस. ये 4 हो गए ऐसे. इसके अलावा नंबर कार्ड्स होते हैं. नंबर कार्ड्स मतलब 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो ये सारे क्या है? नंबर कार्ड्स फ्रॉम 2 to 10, 2 से लेके 10 के बीच के नंबर कार्ड्स. ठीक है, तो 9 कार्ड यहाँ पे कितने कार्ड्स है? ये 9 कार्ड्स है. ठीक है, वी हैव 9 कार्ड. 2 से 10 तक गिनो कितने होते हैं? 9 कार्ड होते हैं. तो 9 कार्ड इधर है, 4 कार्ड इधर है. साथ ही साथ कहीं कहीं पे आपको फेस कार्ड सुनने को मिलेगा. तो फेस कार्ड इज किसको कहते हैं? फेस कार्ड कहते हैं हम किंग को, क्वीन को और जैक को. ठीक है, क्वीन, किंग, क्वीन और जैक को ही हम फेस कार्ड कहते हैं. तो सिर्फ इतना ही चीज है जो आपके दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए. ठीक है श्रुति, मतलब 52 कार्ड 26 में बटते हैं. 26 रेड, 26 ब्लैक. रेड के अंदर फिर से 13 में डिवीजन है, ब्लैक के अंदर भी फिर से 13 का डिवीजन है. अब वो 13 के जो डिवीजन है उनको सूट्स कहते हैं. सूट से 4 हर्ट्स, डायमंड्स, क्लब्स, स्पेड. हर्ट और डायमंड रेड कलर के अंदर आता है, क्लब्स और स्पेड ब्लैक कलर के अंदर आता है. और हर 13 कार्ड के अंदर एक किंग, एक क्वीन, एक जैक, एक एस, ये मिलेंगे 4. और इसके अलावा नंबर वाले कार्ड्स होते हैं जिसके ऊपर नंबर होगा 2 या 3 या 4 ऐसे करके 2 से लेके 10 तक 9 नंबर वाले कार्ड्स होते हैं.
ठीक है। और ये किंग, क्वीन और जैक के कॉम्बिनेशन को कहते हैं हम फेस कार्ड, ठीक है। अब क्वेश्चंस करेंगे तो ज्यादा जाके और ये क्लियर होगा, बट यही डिवीजन है, या इसी बस इतना ही नॉलेज के ऊपर हमको क्वेश्चन को आंसर करना है, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलो प्रियंका का क्वेश्चन नंबर 15 है। मीनवाइल श्रुति, क्या डाउट है उसमें कुछ, और इज इट क्लियर? क्लियर सर। अच्छा, अब ये 15 क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। आई थिंक ये हमने कल भी किया था क्या? यस सर। ये क्वेश्चन हमने कल ही किया हुआ है ना प्रियंका? कल ही किया हुआ है क्वेश्चन यार, देखते ही याद आ गया मेरे को। हमारे पास सिर्फ 5 ही कार्ड है, ठीक है। देखो क्या क्या कार्ड है। एक 10 नंबर वाला कार्ड है, 10 नंबर कार्ड। इसके अलावा एक जैक है, एक क्वीन है, एक किंग है और एक एस है, ये बोला हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि वन कार्ड इज देन पिक्ड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज ग्रीन। तो इस 5 में से आपने एक कार्ड उठाया, ठीक है। तो उस हिसाब से टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या हो सकता था? 5, क्योंकि 5 कार्ड थे। अब उसमें से क्वीन आने की कितने प्रोबेबिलिटी है? तो इन 5 में से क्वीन कितने नंबर ऑफ केसेस में आ सकता है? एक ही केस दिख रहा है, जब आप यही वाला कार्ड उठाओगे तो ये क्या हो जाएगा? यहां तो आंसर हो गया मेरा 1/5, यहां आंसर हो गया 1/5। सेकेंड पार्ट को देखो, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, मतलब क्वीन को उठाकर साइड में रख दिया गया, तो अब हमारे पास क्या बचा है? अब हमारे पास एक 10 नंबर वाला कार्ड है, इसके बाद फिर हमारे पास एक जैक है, एक किंग है और एक एस है। तो अब हमारे पास 4 ही कार्ड बचे हुए हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमारे पास, कि हम एक क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये क्या लिखा हुआ है, एस, राइट। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपने एक एस को पिक किया। अभी 4 केसेस हैं, तो डिनोमिनेटर में तो हम 4 लिखेंगे, और उसमें से एस कितने तरीके से आ सकता है? सिर्फ एक ही तरीका है, इसीलिए 1/4। सेकेंड पार्ट को देखो, इन 4 में से एक उठाया गया, इसलिए डिनोमिनेटर में 4 आया। अब पूछा जा रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपको एक क्वीन मिलेगी। अब इन 4 कार्ड में से क्या क्वीन है कहीं पे? नहीं है ना, क्वीन तो साइड हो गए, तो इसलिए क्या हो जाएगा? 0/4। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आ जाना है 0, ठीक है। तो इज दिस क्लियर नाउ प्रियंका? In fact, let's do one question, guys. ये ना आपको क्वेश्चंस आते थोड़े से ओलंपियाड्स में, एनटीएससी में। मान लो कि आपके पास 5 रेड कलर बॉल्स है एंड 5 ब्लैक कलर बॉल्स है, ठीक है। 5 रेड कलर के बॉल्स है और 5 ब्लैक कलर के बॉल्स है। आपको 2 केसेस दिए जा रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? if one ball is drawn out, ठीक है, if one ball is drawn out and वन मिनट गाइस, थोड़ा क्वेश्चन फ्रेम करने में दिक्कत हो रहा है।
है नहीं क्वेश्चन, थोड़ा याद कर रहा हूँ। If two balls are drawn out, ठीक है, if two balls are drawn out, मतलब एक बैग के अंदर 5 रेड बॉल है, 5 ब्लैक कलर के बॉल है, ठीक है। अब उसमें से आपने क्या किया, 2 बॉल्स को ड्रॉन किया, और अब इसके ऊपर हमको क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन है, टू बॉल्स आर ड्रॉन आउट वन बाई वन। ये लिख देते हैं, आपने दोनों बॉल एक साथ नहीं उठाए, आपने एक एक करके उठाया, ठीक है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी, find the probability of getting ओके। सो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिनेरियो। थोड़ा लिखने उतने में गड़बड़ी किया होगा मैं। बैग था, बैग के अंदर 5 रेड बॉल और 5 ब्लैक बॉल है। आपने 2 बॉल्स उठाए हैं एक एक करके, वन बाय वन। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ द बॉल्स ऑफ रेड कलर। पहला है केस है विथ रिप्लेसमेंट। विथ रिप्लेसमेंट मतलब आपने हाथ डाला, पहला बॉल निकाला, उसके बाद उसको दोबारा वहां पे रखकर वहां से सेकंड बॉल निकाला, ठीक है। उस बॉल को वापस रखा, फिर उन 10 में से सेकंड बॉल निकाला। ये हो गया विथ रिप्लेसमेंट वाला सिनेरियो। और दूसरा है विदाउट रिप्लेसमेंट। इसमें क्या हुआ कि इनिशियली पहला बॉल निकाले थे आपने 10 बॉलों में से, उसमें से जो भी उठकर आया उसको आपने साइड कर दिया, और अब सेकंड बॉल निकालने के लिए आपके पास सिर्फ 9 बॉल्स बचे हुए थे बैग के अंदर। तो 9 बॉल्स में से ही आपने सेकंड बॉल निकाला है। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि दोनों रेड कलर के हों? सोचो। सर जो 2 बॉल निकाले गए वो दोनों में से निकाले गए हैं, ब्लैक और रेड कलर वाले में से। ये मतलब आप ऐसे सोचो कि एक बैग है, बैग के अंदर आपको नहीं पता कि बस या एक बक्से के अंदर मैंने 5 रेड और 5 ब्लैक कलर के बॉल मिक्स कर दिए, ठीक है। तो उस बॉक्स के अंदर उसके अंदर 10 बॉल्स हैं, उन 10 ही में से आप निकाल रहे हैं, ठीक है। सोच के आंसर करो गाइस। इतनी इजीली आंसर नहीं होगा। Answer will be
अभी तक सब कोई गलत आंसर दे रहे हो, सब कोई गलत आंसर दे रहे हो। थिंक प्रॉपर्ली गाइस, यहाँ पे आपका पहला बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी को दूसरे बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, केस 1 में भी और केस 2 में भी। नहीं, अभी भी गलत है सबके आंसर, देखो। सबसे पहले देखते हैं विथ रिप्लेसमेंट वाला। इसमें क्या हुआ कि आपने फर्स्ट बॉल जो पिक किया वो कितने बॉल्स में से किया आपने? वो तो आपने 10 बॉल्स में से ही किया, ठीक है। और फिर जो सेकेंड बॉल था, क्योंकि आपने पहला बॉल उठाया, देखा और उसको वापस रख दिया, तो सेकेंड बॉल आपने कितने में से पिक किया बताओ? 9। कैसे 9 बॉल 9? में। विथ रिप्लेसमेंट है ना। विथ रिप्लेसमेंट का मतलब बॉल उठा के देखा, फिर वापस रख दिया, ठीक है। बॉल उठा के देखा फिर वापस रख दिया, तो उस केस में जो सेकेंड बॉल है वो हमने कितने से पिक किया भाई? वो भी तो 10 में से पिक किया ना, 10 से। ठीक है। वो भी हमने 10 में से पिक किया। तो अब बताइए, हमारे पास पहला बॉल रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? इस केस में फिर आपका जो फाइनल आंसर होगा ना, इस केस में जो आपकी फाइनल प्रोबेबिलिटी होगी वो हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बॉल, probability of first ball being red into probability of second ball being red, ठीक है। ये आपका अप्रोच होगा, यहां पे ये आपका अप्रोच रहेगा, क्लियर है। अब पहला बॉल आपने 10 में से उठाया तो डिनोमिनेटर में 10, दूसरा बॉल भी आपने 10 में उठाया तो दूसरे बॉल के लिए प्रोबेबिलिटी में भी डिनोमिनेटर में 10। अब फेवरेबल कितना था भाई? क्वेश्चन देखो, फेवरेबल कितना था? 5 रेड बॉल दिए हुए थे, तो पहला बॉल उठाया उसमें फेवरेबल केसेस है 5, वापस रख दिया तो दूसरा बॉल उठाने के लिए भी फेवरेबल केसेस है 5,
5/10 इंटू 5/10, हाफ इंटू हाफ हो गया आपका 1/4। ठीक है, ये हो गया आपका 1/4। बोलो यहां तक समझ में आया आप सबको? यस सर। यस सर। ठीक है ना। अब सेकेंड वाला पार्ट देखते हैं। सेकेंड वाला पार्ट हो गया आपका विदाउट रिप्लेसमेंट वाला। अब विदाउट रिप्लेसमेंट हिंदी में तो लिखना नहीं पड़ेगा, मतलब हिंदी की भावना इंग्लिश में नहीं लिखनी पड़ेगी। तो यहां हुआ कि आपने पहला बॉल उठाया, जो भी था वो उसको साइड में रखा। तो यहाँ पे जो आपका सिनेरियो है वो कुछ ऐसा होगा कि फर्स्ट बॉल पिक्ड फ्रॉम 10, पहला बॉल 10 में से पिक किया, एंड सेकेंड बॉल 9 में से पिक किया, पिक्ड फ्रॉम 9 बॉल्स। बात समझ में आ रही है ना आप सबको? यस सर। अब थोड़ा सा इधर सोचो, आंसर बताओ इसके हिसाब से, बोलो आंसर क्या होगा। सबको चैट में एक बार आंसर बताओ। सोच के बताना सब अच्छे से। विश्वास वेरी गुड, आपका आंसर सही है। पूजा गलत, निखिल गलत, शुभम गलत। 4 लोगों का रिस्पॉन्ड आया है। अंशु गलत, विशाल गलत, श्रेय गलत, शुभम गलत। थिंक प्रॉपर्ली। निखिल वेरी गुड, सही है। पूजा गलत है। श्रुति ने आंसर लिखा है 6/5। वैल्यू कितना हो गया उसका? 1.2, 1 से ऊपर। अब कौन सा प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा होता है? युविका थोड़ी सी गलती है, अंशु गलती है थोड़ी सी, विशाल गलत है अभी भी। चलो यहां पे ध्यान दो आप लोग। सबसे पहले अगर मैं पहले बॉल की बात करूं, तो यहां पे तो हमारे पास देखो, मैंने क्वेश्चन पूछा है आपसे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ द बॉल्स ऑफ रेड कलर। मतलब कि जब आप 2 बॉल्स उठाए हो तो 2 में से पहला भी रेड होना चाहिए और दूसरा भी रेड होना चाहिए, राइट? अब पहला रेड होने का प्रोबेबिलिटी कितना है भाई साहब? 5/10, राइट? अब ये मैं चल रहा हूं मानकर, क्योंकि हम तो चाहते हैं ना रेड हो। तो अब अगर हम बात करें सेकेंड बॉल रेड, हम चाहते हैं सेकेंड बॉल भी रेड आए, और हमारे को चाहिए था कि फर्स्ट बॉल भी रेड आए, यही था ना? तो फर्स्ट रेड बॉल हमने कितने में से उठाया था? 10 में से उठाया था। 10 में से उस टाइम पे 5 रेड बॉल था। अब जो सेकेंड वाला केस होगा, क्योंकि हम दोनों रेड चाहिए हमको, तो ये एजम्पशन के साथ चलेंगे कि पहला बॉल हमारा रेड आया था, पहला बॉल रेड आया था, तभी ना आप बोलोगे कि सर पहला बॉल रेड एंड दूसरा बॉल रेड।
इसका प्रोबेबिलिटी निकलेगा कैसे? सेकेंड बॉल रेड निकालने हम तभी जा रहे हैं विथ कंसिडरिंग द फैक्ट that the first ball withdrawn is red. Yes or no guys? Try to think. सेकेंड बॉल जब हम पिक करेंगे ना, जब हम उठाएंगे, तो हमको ये फैक्टर के साथ ही चलना है कि हमने पहला बॉल रेड उठाकर ही उसको हटाया है। ठीक है, तो सेकेंड बॉल के लिए अगर सिनेरियो को थोड़ा सोचोगे तो आपको दिखेगा कि आपके पास तो 9 बॉल्स बचे हुए हैं, क्योंकि 10 में से एक तो बाहर फेंका आपने, और उन 9 बॉल्स में से हमारे पास 5 रेड पहले था, एक निकल चुका है, तो हमारे पास 4 ही रेड बॉल बचा ना। तो उसके हिसाब से यहां पे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड बॉल रेड कितना हो जाएगा? 4/9। ऊपर कितना था? 1/2। तो दोनों का रेड होने का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/2 इंटू 4/9। आंसर बन जाएगा 4/18। आंसर बन जाएगा 4/18। अब बोलो कहां पे नहीं समझ में आया? सोचो एक बार और बताओ कहां पे नहीं समझ में आया? सर फर्स्ट बॉल में। फर्स्ट बॉल में क्या नहीं समझ में आया? सर उसमें से भी तो एक बॉल को किक आउट किया है ना। वही ना, आपके पास पहले कितना था? पहले 10 बॉल थे। यस सर। आप 10 में से ही तो एक निकाले ना। 10 में से एक निकाले तो सेकेंड बॉल निकालने के लिए आपके पास तो 9 ही बचा, और फर्स्ट वाले में तो कुछ है ही नहीं ना। फर्स्ट वाला तो एकदम सिंपल केस है। फर्स्ट मतलब कि 5 रेड था, 5 ब्लैक था, तो उसमें से रेड निकालने का प्रोबेबिलिटी क्या है? तो 5/10, बस खत्म। जो भी आपका थॉट लग रहा है, दिमाग लग रहा है, वो सेकेंड बॉल वाले केसेस में नहीं। पहला बॉल तो एकदम क्लियर है, आपके सामने एक बॉक्स है, 10 बॉल रखे हुए हैं, 5 रेड है, 5 ब्लैक है, एक बॉल उठाया, रेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 5/10, बस। और प्लीज एक बार सब देखो, बिकॉज यहाँ पे दिस इज नॉट अ सिंपल क्वेश्चन। अंशु, शुभम, अभी आपने 20/90 लिखा है, क्या अभी लॉजिक समझ में आया आपको? एवरीवन प्लीज हैव अ लुक। अच्छा, एवरीवन इज इट ओके? समझ में आ गया आप सबको? ठीक है ना? तो ये ध्यान में रखना, ये आपके स्कूल एग्जाम्स में नहीं आएंगे, ओलंपियाड के लिए प्रोबेबिलिटी में मतलब इसी चीज को पढ़ाया जाता है, इसी पे बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। विथ रिप्लेसमेंट में कोई फंसता नहीं है, फंसेंगे कहां पे? विदाउट रिप्लेसमेंट में। ठीक है, इज इट ओके गाइस? तो फिर आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। ज्यादा कुछ आज किया नहीं हमने, बस आपके डाउट्स हैंडल किया और ये टॉपिक को खत्म किया। तो प्रोबेबिलिटी टॉपिक भी खत्म हो चुका है। सर। हाँ बोलो। सर पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा गुरु। हाँ, ये मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा आप लोगों से, थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर जो है उसको पढ़ो, या फिर क्या करें? अच्छा बताओ, ट्रिगोनोमेट्री पहले पढ़ना है कि सरफेस एरिया वाला चैप्टर पहले पढ़ना है? सर सरफेस एरिया। सर ट्रायंगल। सर नहीं, अभी हम या तो ट्रिगो शुरू करेंगे या सरफेस एरिया शुरू करेंगे। सर एक काम करो, चैट में बताओ, चैट में बताओ। बैटरी।
हाँ वेरी गुड, युविका ने सही आइडिया दिया, पोल कर लेते हैं। तो देखो पोल के रूल्स लिख देते हैं। ऑप्शन ए ट्रिगोनोमेट्री के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी में वो पहले आता है, चैप्टर नंबर 8 है। और ऑप्शन बी रहेगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो पोल शुरू कर रहा हूं, उसमें 4 ऑप्शन थे, 4 में से आप सी और डी मार्क मत कीजिएगा। ओके, तो गाइस पोल का रिजल्ट आपके सामने शेयर करते हैं। पता है क्या, 15 स्टूडेंट है, 15 के 15 ने 10 सेकेंड के अंदर पोल मार्क कर दिया, और मेजोरिटी भी अच्छी खासी है। ऐसा जब एक क्वेश्चन पूछता हूं ना, सिंपल सा क्वेश्चन, तो 15 सेकेंड के अंदर तो सबसे पहले सारे लोग आंसर करते नहीं है, उसके बाद हर ऑप्शन में कुछ ना कुछ लोग रहते हैं। चलो यहाँ पे ऑप्शन सी किसी ने मार्क नहीं किया, सो ऑप्शन ए पे मेजोरिटी का बात आया है, तो हम शुरू करेंगे अगले क्लास में ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, एक दो चीजें आपको छोटा मोटा होमवर्क देता हूं, मैक्सिमम 30 मिनट्स है, बिकॉज अब हमारी जो क्लास होगी वो अगले वीक होगी, इस वीक और हमारी कोई क्लास नहीं पॉसिबल है, राइट। फ्राइडे से ऐसे भी आप लोगों की छुट्टियां हैं, तो छोटा सा जो होमवर्क दे रहा हूं कहने के लिए, आई थिंक हमारी नेक्स्ट क्लास मंडे ट्यूसडे से पहले तो होगी नहीं। ऑफलाइन अभी निखिल होगा, थोड़ी देर में होगा, अभी नहीं होगा। ऑफलाइन के लिए सारे पेरेंट्स अभी भी रेडी नहीं है। श्रेय ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर से शुरू होगा, ठीक है। तो देखिए, मैं सिंपल सा आपसे बस इतना ही चाहता हूं कि आप बस एग्जाम्पल 1 तक, मतलब स्टार्टिंग से लेके पहले 6 पेजेस को रीड करो, बस पहले 6 पेजेस को रीड करना और समझने की कोशिश करना जितना हो सके। प्रॉपर रीडिंग वाला पार्ट है ये, बीच में जो बॉक्स है इस बॉक्स को भूल जाना जरूरी नहीं है, बट बाकी चीजों को एक बार रीड करना, ठीक है। बस इतना ही रिक्वेस्ट रहेगा। इसके बाद मैं बताऊंगा कि हाँ ये चैप्टर में क्या है क्या नहीं है, राइट। तो छोटा सा होमवर्क है बस। मतलब देखो सर ये आप आपका, तो बोले थे हाँ बोलो। ऑफलाइन जब स्टार्ट होगा तब ये सारे चैप्टर करवाएंगे, नहीं ट्रिग्नोमेट्री था, नहीं, सर्कल मैं था। सोच रहा हूँ कि ट्रिगोनोमेट्री एंड इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री करवा देता हूँ, ये इतने मुश्किल चैप्टर नहीं है। मैं ज्योमेट्री से अवॉइड कर रहा हूँ, बट ये ट्रिगोनोमेट्री हो गया या सरफेस एरिया हो गया, ये ऑनलाइन में भी हम डील कर सकते हैं। ट्रायंगल्स चैप्टर हो गया, ये सर्कल्स चैप्टर हो गया, या फिर चैप्टर नंबर 1 हो गया रियल नंबर्स, उस टाइम पे मैं आई विल मेक श्योर कि वो हम ऑफलाइन में ही करें, बिकॉज दे आर द मोस्ट लेंथीएस्ट चैप्टर्स एंड डिफिकल्ट वंस। ठीक है, तो ये देखिए गाइस, मैंने सिर्फ पहले 6 पेजेस आप लोगों को बोले हुए हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल आ जाता है 6ठे पेज पे। ये आप कोशिश करना खुद से करने की, अगर आपसे हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, तो रीड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड the first 6 pages of
ट्रिगोनोमेट्री। ओके, तो यहीं पे फिर सेशन को एंड करते हैं गाइस। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। मिलते हैं अगली क्लास में एंड हैप्पी दशहरा। बाय सर। बाय बाय। बाय सर। बाय, टेक केयर। ये देखो अंशुराज, ये आपने किया, आपका नाम आ गया। थैंक्स सर। हैप्पी दशहरा एवरीवन। मैं सेशन को एंड करता हूँ, ठीक है।